आज उस 100 गज के 2 मंजिला मकान में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल हो रही थी। घर के सामने गाड़ियाँ और 2 पहिया खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ रही थी। वो भी न क्यों, नई ससुराल पक्ष और अपने घर के सबसे बड़े हो ठहरे मोहनलाल कोठी वाले। कोठी को खैर उनके 30 वर्ष तक आते आते पिता के कर्जों के कारण बिक गई थी। साथ ही बिक गया था जमा जमाया पुश्तैनी व्यापार भी। लेकिन नाम के आगे हमेशा ही उनका ताव रहा। 30 की उम्र में प्राइवेट क्लर्क की नौकरी पकड़ी और अपनी मेहनत और पत्नी सुशीला की समझदारी से फर्श से खुशियों के अर्श तक का सफर तय किया था मोहनलाल ने। आज अंतिम समय में पूरे जीवन की प्रस्तावली घड़ी की सुइयों के भांति उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का एक लेखा जोखा वह चित्रगुप्त से पहले खुद बना चुके थे। बेटा बहू, दोनों पोतियां और सभी सगे संबंधी उनके पलंग के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। वकील साहब फाइल में पेपरों को करने से लगा रहे थे। किसी को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया नहीं गया था। बस जिस रिश्तेदार को भी पता चला कि आज मोहनलाल जी अपनी वसीयत को लेकर खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने कूच कर दी उनके घर। सभी रिश्तेदार पसरी खामोशी से ऊब गए थे। तभी आखिरी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। सबकी आंखों में चमक दौड़ गई। हाँ, इस गाड़ी से मोहनलाल की लाडली बेटी अनुपमा उतरी थी। इसी का तो इंतजार था सुबह से सभी को। आते ही वह पिता के गले लिपट गई। क्या करे, पिता पुत्री का प्रेम ही ऐसा होता है। दामाद सुबोध ने भी पैर छूकर ससुर जी का आशीर्वाद लिया। वकील साहब ने अपना मोर्चा संभाला। चारों तरफ उमड़ी भीड़ को नजरें घुमाकर देखा। सबकी आंखें उन्हें ही घूर रही थी। फिर उन्होंने वसीयत को पढ़ना शुरू किया। मैं मोहनलाल छोटी सी संपत्ति का मालिक अपनी चल संपत्ति का 3/4 हिस्सा अपने बेटे बहू के नाम कर रहा हूँ और अचल संपत्ति जिसमें मेरा यह घर और एक खाली प्लॉट आता है अपनी दोनों पोतियों के नाम बराबर कर रहा हूँ। साथ ही चल संपत्ति का 1/4 हिस्सा बेटी अनुपमा को देता हूँ। सब अचंभे से खड़े थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मोहनलाल जैसे आधुनिक विचारों वाले और अपनी बिटिया से बेटे से अधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति अपनी बेटी को इस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं। अनुपमा ने पापा को लिपट कर रोना धोना शुरू कर दिया। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मैं पढ़ लिख कर वकील बनी, आपका सर ऊंचा किया और आपने मुझे ही उपेक्षित रखा। और पापा, आप कानून भी भूल गए क्या, जो बेटा बेटी को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार देता है। मोहनलाल मंद मुस्कुरा दिए। अब अपना अंतिम समय उन्हें बेहद निकट लग रहा था। अपनी भर्राई सी आवाज में बोले, अनु, तू बेशक आज भी मेरे दिल के बेहद करीब है। आज भी तू मुझे तेरे भाई से ज़्यादा प्यारी है। लेकिन बेटा, संपत्ति पर तेरा हक नहीं। तू वकील बनी क्योंकि तू बनना चाहती थी और मैंने उसमें सदा तेरा साथ दिया। बाप की हर जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है। मैं ये जानता हूँ सुबोध तेरी पसंद था, उसे भी दिल से अपनाया। लेकिन इन 15 सालों में यह कितनी बार ससुराल की दहलीज पर आया तू भी जानती है। अनु, रही बात कानून की, तो मैं तेरे जैसा वकील तो नहीं, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि वह अधिकार 4 पीढ़ियों से चलती आ रही पुश्तैनी संपत्ति पर होता है, पिता की पर नहीं। और पुश्तैनी संपत्ति का क्या हुआ था तू जानती है। अब मेरी जो संपत्ति थी उसे बांटने का हक सिर्फ मेरा है। यह संपत्ति मैंने बहू बेटों को इसलिए दे दी क्योंकि वर्षों से यही तो थे तेरी माँ और बाप की सेवा में। ये छोटी छोटी बच्चियाँ ही घूमती रहती है मेरे चारों ओर, बाबा कुछ चाहिए करती करती। तेरी माँ 2 साल से बिस्तर पर रही, उसकी मलमूत्र तक की सफाई तेरी इसी भाभी ने की। चाहती तो यह दूसरे शहर में जा सकती थी कि मेरे मरने के बाद संपत्ति तो मिल ही जाएगी। तेरी माँ तुझे याद करती रही और तू आकर उसकी सेवा तो क्या करती, मिलने भी 2 बार 1-1 घंटे के लिए आई। और बाप भी तुझे आज याद आया। अनु, तू याद रखना, वसीयत बराबर रखने के लिए उत्तरदायित्व और फर्ज भी बराबर रखने पड़ते हैं। मैं यह नहीं कहता तू ससुराल छोड़कर यहाँ आकर हमारी सेवा करती,
लेकिन कई ऐसे मौके आए जहाँ हमें तेरी ज़रूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी और तू बुलाने से भी नहीं आई। तू सदा खुश रहे और संपन्न रहे, यही तेरे बाप का आशीर्वाद है। बेटी के सर पर हाथ रखते रखते ही वो परलोक सिधार गए। सबकी आंखें नम हो गई। जाते जाते भी मोहनलाल कुठी वाले लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए। कुछ लोगों की नज़र में वह सही थे तो किसी की नज़र में कठोर बाप।